9 important questions and answers for BSOS 185 exam, June 2025. Question 1. What is ethnography? Discuss its significance and relation to visual methods. Appeared in June 2022, December 2023, December 2024. Answer. एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी एक रिसर्च मेथड है जो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में यूज होता है। इसमें रिसर्चर किसी कम्युनिटी या कल्चरल ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड करता है, उनके डेली लाइफ बिहेवियर्स और ट्रेडिशंस को डीपली समझने के लिए। एथनोग्राफी का मतलब है लोगों के कल्चर और सोशल लाइफ को उनके पर्सपेक्टिव से स्टडी करना, जैसे उनके रिचुअल्स, इंटरैक्शंस या बिलीफ्स को ऑब्जर्व करके। ये क्वालिटेटिव मेथड है, यानी ये नंबर्स से ज़्यादा ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज पर फोकस करता है। रिसर्चर्स ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब कम्युनिटी के एक्टिविटीज़ में शामिल होकर स्टडी करना का यूज़ करते हैं। एथनोग्राफी का इम्पोर्टेंस। एथनोग्राफी सोशल साइंसेज में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कल्चर्स को इन डेप्थ समझने का मौका देता है। ये मेथड छोटी या बड़ी, मॉडर्न या ट्रेडिशनल, सभी सोसाइटीज़ के सोशल स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर्स और वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर एक ट्राइबल विलेज में रहकर उनके फेस्टिवल्स या फैमिली लाइफ को स्टडी कर सकता है, जो बुक्स या सर्वे से नहीं समझ आता। एथनोग्राफी होलिस्टिक है, यानी एक कल्चर के सारे एस्पेक्ट्स जैसे लैंग्वेज, रिचुअल्स और बिलीफ्स को एक साथ देखता है। इससे ऑथेंटिक और डिटेल्ड इंसाइट्स मिलते हैं, जो सोशल फिनोमिना को समझने में मदद करते हैं। 1. डीप अंडरस्टैंडिंग। एथनोग्राफी सुपरफिशियल स्टडी नहीं है, ये कम्युनिटी के अंदर जाकर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करता है। 2. कल्चरल सेंसिटिविटी। ये कल्चर्स को उनके अपने कॉन्टेक्स्ट में समझता है, बिना एक्सटर्नल असम्पशंस थोपने के। 3. सोशल चेंज एनालिसिस। एथनोग्राफी सोशल चेंजेस जैसे अर्बनाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स को भी ट्रैक करता है। 4. फ्लेक्सिबिलिटी। रिसर्चर अपने क्वेश्चंस या फोकस को फील्ड वर्क के ड्यूरिंग एडजस्ट कर सकता है। 5. ह्यूमन सेंट्रिक। ये मेथड ह्यूमन स्टोरीज और इमोशंस पर फोकस करता है, जो डेटा को रिलेटेबल बनाता है। विजुअल मेथड से कनेक्शन। एथनोग्राफी का विजुअल मेथड्स जैसे फोटोग्राफी, फिल्म्स और वीडियोज़ से गहरा संबंध है। विजुअल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में ये विजुअल्स एथनोग्राफिक डेटा के रूप में यूज होते हैं। विजुअल मेथड्स कल्चर्स को ना सिर्फ लिखकर बल्कि देखकर भी समझने का तरीका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एथनोग्राफिक फिल्म एक विलेज के वेडिंग रिचुअल्स को रिकॉर्ड करता है, जो इमोशंस, मूवमेंट्स और कल्चरल डिटेल्स को कैप्चर करता है। ये सिर्फ वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। फोटोग्राफ्स भी कल्चरल मोमेंट्स जैसे फेस्टिवल्स या डेली चॉर्स को फ्रीज करते हैं, जो रिसर्च के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस देते हैं। विजुअल मेथड्स में 2 पॉपुलर टेक्निक्स हैं। फोटो एलिसिटेशन। इसमें रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स से फोटोज़ के बारे में बात करता है, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को समझने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ओल्ड फैमिली फ़ोटो से लोग अपनी चाइल्डहुड या ट्रेडिशंस के बारे में शेयर कर सकते हैं। फोटो वॉइस। इसमें पार्टिसिपेंट्स खुद फोटोज़ लेते हैं, जो उनकी ज़िंदगी या कम्युनिटी के इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। ये मेथड पार्टिसिपेंट्स को अपनी आवाज़ देने का मौका देता है। विजुअल्स एथनोग्राफी को और रिच बनाते हैं क्योंकि ये इमोशंस, कल्चरल न्यूआंसेस और सोशल डायनामिक्स को कैप्चर करते हैं, जो टेक्स्ट बेस्ड डेटा में मिस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो जो एक कम्युनिटी के डांस रिचुअल को दिखाता है, उसके स्पिरिचुअल और सोशल मीनिंग्स को ज़्यादा क्लियरली कन्वे करता है। चैलेंजेस। एथनोग्राफी में टाइम और एफर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिसर्चर को कम्युनिटी के साथ लंबा समय बिताना पड़ता है। विजुअल मेथड्स के साथ टेक्निकल स्किल्स जैसे कैमरा हैंडलिंग और इक्विपमेंट भी चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में सब्जेक्टिविटी एक चैलेंज है, क्योंकि विजुअल्स के मीनिंग्स डिफरेंट लोगों के लिए अलग हो सकते हैं। एथिकल इश्यूज भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पार्टिसिपेंट्स का कॉन्सेंट लेना, उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को केयरफुली हैंडल करना। कंक्लूजन। एथनोग्राफी एक पावरफुल रिसर्च मेथड है जो कल्चर्स और सोसाइटीज़ को डीपली समझने में मदद करता है। विजुअल मेथड्स के साथ ये और भी इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कल्चरल स्टोरीज़ को जिंदा करते हैं। ये मेथड स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझाता है और रियल वर्ल्ड रिसर्च के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए एथनोग्राफी का कॉन्सेप्ट सॉलिड प्रिपरेशन के लिए मस्ट है। Question 2. Explain the use of films and photography in anthropological studies. Appeared in December 2022, December 2024. Answer. फिल्म्स और फोटोग्राफी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में कैसे काम आते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में फिल्म्स और फोटोग्राफी कल्चर्स, कम्युनिटीज़ और सोशल प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट और एनालाइज करने के लिए पावरफुल टूल्स हैं।
ये विजुअल मीडिया रियल लाइफ इवेंट्स, बिहेवियर्स और ट्रेडिशंस को कैप्चर करते हैं जो रिटन डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा विविड और डिटेल्ड होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मकसद है ह्यूमन सोसाइटीज़ के बिहेवियर्स, बिलीफ्स और इंटरैक्शंस को समझना, और फिल्म्स और फोटोग्राफी इस प्रोसेस को एंगेजिंग और ऑथेंटिक बनाते हैं। फिल्म्स का यूज़। एथनोग्राफिक फिल्म्स एंथ्रोपोलॉजी में एक ज़रूरी टूल हैं। ये फिल्म्स एक कम्युनिटी के डेली लाइफ, रिचुअल्स या सोशल इंटरैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो रिसर्चर्स और ऑडियंसेस के लिए कल्चरल इंसाइट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म जो एक ट्राइबल कम्युनिटी के रिलीजियस सेरेमनी को दिखाती है, उसके स्पिरिचुअल और सोशल सिग्निफिकेंस को विजुअली एक्सप्लेन करती है। एथनोग्राफिक फिल्म्स केयरफुली बनाए जाते हैं जिसमें रिसर्चर कम्युनिटी के साथ काम करता है ताकि उनका पर्सपेक्टिव सही तरीके से रिप्रेजेंट हो। फिल्म्स के कुछ की बेनिफिट्स। 1. डायनामिक डॉक्यूमेंटेशन। फिल्म्स मूवमेंट, साउंड और इमोशंस को कैप्चर करते हैं जो स्टैटिक डेटा से नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, एक डांस रिचुअल का वीडियो उसके रिदम और एनर्जी को दिखाता है। 2. स्टोरी टेलिंग। फिल्म्स कल्चरल स्टोरीज को नैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जो ऑडियंस के लिए रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग होता है। 3. प्रेजर्वेशन। फिल्म्स एंडेंजर्ड कल्चर्स या ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करते हैं जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए वैल्यूएबल है। 4. रिफ्लेक्सिविटी। फिल्म्स रिसर्चर को अपने बायसेस और इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करने का मौका देते हैं जो रिसर्च की क्वालिटी बढ़ाता है। फोटोग्राफी का यूज़। फोटोग्राफी भी एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ्स कल्चरल मोमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या एनवायरनमेंट्स को कैप्चर करते हैं जो रिसर्च के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक विलेज के ट्रेडिशनल टूल्स या क्लोथिंग की फोटोज ले सकता है जो उनके कल्चरल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। फोटोग्राफी के बेनिफिट्स। 1. विजुअल एविडेंस। फोटोज टैंजिबल प्रूफ देते हैं जो कल्चरल प्रैक्टिसेस या सोशल चेंजेस को डॉक्यूमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड फोटोज से हम हिस्टोरिकल चेंजेस जैसे फैमिली स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। 2. फोटो एलिसिटेशन। इस टेक्निक में पार्टिसिपेंट्स फोटोज के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली फोटो से लोग अपने रिलेशनशिप्स या मेमोरीज के बारे में बात कर सकते हैं। 3. कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। फोटोज कल्चर्स को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं जो ग्लोबल ऑडियंसेस तक पहुंच सकते हैं और यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम करते हैं। 4. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। फोटोग्राफ्स टाइम के साथ कल्चरल या सोशल चेंजेस को ट्रैक करने में मदद करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने एक इंडिजिनस कम्युनिटी के रिचुअल्स को फिल्म्स में रिकॉर्ड किया जो उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को दिखाता है। ये फिल्म एंथ्रोपोलॉजी क्लासेस में टीचिंग के लिए भी यूज़ होती है। फैमिली फोटोग्राफ्स का यूज़ करके रिसर्चर्स ने विमेन के सोशल रोल्स को एनालाइज किया जो जेंडर डायनामिक्स और सोसाइटल चेंजेस को समझने में मदद करता है। चैलेंजेस। फिल्म्स और फोटोग्राफी के यूज़ के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। 1. एथिकल कंसर्न्स। पार्टिसिपेंट्स का कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है क्योंकि फ़ोटोज़ या वीडियो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पर्सनल आइडेंटिटीज़ रिवील कर सकते हैं। प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना भी मस्ट है। 2. सब्जेक्टिविटी। विजुअल्स के मीनिंग सब्जेक्टिव होते हैं और डिफरेंट व्यूअर के लिए अलग हो सकते हैं। 3. टेक्निकल नीड्स। हाई क्वालिटी फिल्म्स और फोटोज़ के लिए एडवांस इक्विपमेंट और स्किल्स चाहिए जो कॉस्टली हो सकते हैं। 4. टाइम कंज्यूमिंग। फिल्मिंग और एडिटिंग या फोटो एनालिसिस में टाइम लगता है। कंक्लूजन। फिल्म्स और फोटोग्राफी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में एक रेवोल्यूशनरी टूल है जो कल्चर्स को विजुअली डॉक्यूमेंट और एनालाइज करते हैं। ये मेथड्स रिच, एंगेजिंग और लॉन्ग लास्टिंग डेटा देते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स से पॉसिबल नहीं होता। एंथ्रोपोलॉजी के लिए ये टूल्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में हाई स्कोरिंग टॉपिक है। जून 2025 के एग्जाम के लिए फिल्म्स और फोटोग्राफी के यूजेस को समझना ज़रूरी है। Question 3. What is the meaning of hypermedia in visual anthropology? Discuss its major features. Appeared in June 2024, Q8, December 2023, Q8, December 2024, Q8. Answer. हाइपरमीडिया क्या है? विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में हाइपरमीडिया एक एडवांस मल्टीमीडिया है जो टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरैक्टिव और इंटरकनेक्टेड कंटेंट बनाता है जिसे यूजर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाइपरमीडिया ट्रेडिशनल मीडिया से अलग है क्योंकि ये नॉनलिनियर तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, मतलब यूजर्स हाइपरलिंक्स या क्लिक्स के थ्रू कंटेंट नेविगेट करते हैं। विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में हाइपरमीडिया एथनोग्राफिक डेटा को अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल बनाने का तरीका है। हाइपरमीडिया का मीनिंग।
हाइपरमीडिया मल्टीमीडिया का एक मॉडर्न फॉर्म है जिसमें मल्टीपल मीडिया टाइप्स जैसे टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोज और साउंड्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपरमीडिया प्रोजेक्ट में एक ट्राइबल कम्युनिटी के रिचुअल्स के वीडियोज, उनकी फोटोज और ऑरल हिस्ट्रीज एक वेबसाइट पर लिंक्ड होते हैं जहां यूजर्स अपनी चॉइस से कंटेंट देख सकते हैं। ये इंटरैक्टिव अप्रोच विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में कल्चरल डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आइडियल है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड और एंगेजिंग बनाता है। मेजर फीचर्स ऑफ हाइपरमीडिया। 1. इंटरैक्टिविटी। हाइपरमीडिया का सबसे बड़ा फीचर है कि ये यूजर्स को कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करने देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फोटो पर क्लिक करने से उससे रिलेटेड वीडियो या टेक्स्ट खुल सकता है। 2. नॉन-लिनियर नेविगेशन। हाइपरमीडिया लिनियर स्टोरीटेलिंग नहीं करता, यूजर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट चूज कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल फिल्म्स या बुक्स से डिफरेंट है। 3. मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। ये टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो और एनिमेशंस को एक साथ कंबाइन करता है जो कल्चरल डेटा को मल्टी डायमेंशनल बनाता है। 4. डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। हाइपरमीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होता है जिससे ग्लोबल ऑडियंस तक कंटेंट पहुंच सकता है। 5. डायनामिक कंटेंट। हाइपरमीडिया प्रोजेक्ट्स में नए डेटा ऐड किया जा सकता है या पुराना कंटेंट अपडेट हो सकता है जो रिसर्च को फ्लेक्सिबल बनाता है। हाइपरमीडिया का विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में रोल। विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में हाइपरमीडिया कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस को एनहांस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपरमीडिया वेबसाइट एक इंडिजिनस कम्युनिटी के डांस के वीडियोस, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के टेक्स्ट्स और रिलेटेड फोटोग्राफ्स को एक साथ प्रेजेंट कर सकती है। ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है। हाइपरमीडिया पार्टिसिपेंट्स के वॉइसेस जैसे इंटरव्यूज या यूजर जनरेटेड कंटेंट को भी इंक्लूड कर सकता है जो रिसर्च को इंक्लूसिव बनाता है। ये डिजिटल टूल मॉडर्न ऑडियंसेस के लिए एथनोग्राफिक डेटा को ज़्यादा एंगेजिंग और एक्सेसिबल बनाता है। बेनिफिट्स। रिच प्रेजेंटेशन। हाइपरमीडिया मल्टीपल मीडिया टाइप्स के थ्रू कल्चरल स्टोरीज को विविडली प्रेजेंट करता है। ग्लोबल रीच। ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी से रिसर्चर्स अपने फाइंडिंग्स को वर्ल्ड वाइड शेयर कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट। हाइपरमीडिया पार्टिसिपेंट्स को अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने का मौका देता है। फ्लेक्सिबिलिटी। ये इवॉल्विंग रिसर्च के लिए अडेप्टेबल है। चैलेंजेस। 1. टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। हाइपरमीडिया प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर और टेक्निकल स्किल्स चाहिए। 2. कॉस्टली। हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया कंटेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं। 3. डेटा ओवरलोड। ज़्यादा कंटेंट होने से यूजर्स ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं अगर नेविगेशन क्लियर ना हो। 4. एथिकल इश्यूज। सेंसिटिव विजुअल्स या डेटा के मिसयूज का रिस्क होता है, इसलिए प्रिवेसी और कॉन्सेंट ज़रूरी है। कंक्लूजन। हाइपरमीडिया विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में एक नए ज़माने का टूल है जो एथनोग्राफिक डेटा को इंटरैक्टिव और डिजिटल फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। इसके फीचर्स जैसे इंटरैक्टिविटी, नॉनलिनियर नेविगेशन और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन इसे रिसर्च के लिए आइडियल बनाते हैं। जून 2025 के एग्जाम के लिए हाइपरमीडिया का कॉन्सेप्ट समझ जाना ज़रूरी है क्योंकि ये मॉडर्न विजुअल स्टडीज़ का की पार्ट है। क्वेश्चन 4. What is the significance of visual sociology in social analysis? Appeared in December 2023 Q2. आंसर. विजुअल सोशियोलॉजी क्या है और इसका सोशल एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है? विजुअल सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो विजुअल मीडिया जैसे फोटोग्राफ्स, फिल्म्स, वीडियोस और डिजिटल इमेजेस का यूज़ करता है सोशल फिनोमिना को स्टडी और एनालाइज करने के लिए। ये सोशियोलॉजी का सब फील्ड है जो सोशल लाइफ, बिहेवियर्स और स्ट्रक्चर्स को विजुअल्स के थ्रू समझता है। विजुअल सोशियोलॉजी सोशल इश्यूज, कल्चरल प्रैक्टिसेस और ह्यूमन इंटरैक्शंस को देखता है जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस्ड मेथड से डिफरेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ विजुअल सोशियोलॉजी। विजुअल सोशियोलॉजी सोशल एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यूनिक और पावरफुल इंसाइट्स देता है। ये मेथड सोशल रियलिटीज़ को विजुअली कैप्चर करता है जो इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट्स और कम्प्लेक्सिटीज़ को हाईलाइट करता है। नीचे इसके की बेनिफिट्स हैं। 1. रिच डेटा कलेक्शन। विजुअल्स ट्रेडिशनल टेक्सचुअल डेटा से ज़्यादा डिटेल्ड और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो जो एक प्रोटेस्ट मार्च को दिखाता है उसके इमोशंस और एनर्जी को कैप्चर करता है जो लिखित रिपोर्ट्स में मिस हो सकता है। 2. कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल सोशियोलॉजी कल्चर्स, आइडेंटिटीज़ और सोशल प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है। फोटोज़ या फिल्म्स यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम करते हैं जो डिफरेंट ऑडियंसेस तक पहुंच सकते हैं। 3. एंगेजिंग एनालिसिस। विजुअल्स इमोशंस और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली कन्वे करते हैं जो सोशल एनालिसिस को रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल बनाता है। 4.
इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच विजुअल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और मीडिया स्टडीज को कंबाइन करता है, जो सोशल फिनोमेना को होलिस्टिक तरीके से समझने में मदद करता है। 5. एम्पावरिंग पार्टिसिपेंट्स मेथड्स जैसे फोटो वॉइस, जिसमें पार्टिसिपेंट्स खुद फोटोज लेते हैं, उन्हें अपनी स्टोरीज शेयर करने का मौका देते हैं, जो रिसर्च को इंक्लूसिव बनाता है। एप्लीकेशंस इन सोशल एनालिसिस विजुअल सोशियोलॉजी के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बहुत हैं। सोशल इनइक्वालिटीज़, ये रेस, जेंडर या क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को हाईलाइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फोटोज़ या वीडियोज़ से अर्बन स्लम्स के लिविंग कंडीशंस को दिखाया जा सकता है। कल्चरल स्टडीज़, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे फेस्टिवल्स या फैमिली ट्रेडिशंस को डॉक्यूमेंट करता है, जो सोशल चेंज और कंटिन्यूटी को समझने में मदद करता है। पॉलिसी मेकिंग विजुअल सोशियोलॉजी के इंसाइट्स पॉलिसी मेकर्स के लिए यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये सोशल इश्यूज़ को विजुअली कम्युनिकेट करता है, जो अवेयरनेस बढ़ाता है। पब्लिक अवेयरनेस विजुअल सोशल मीडिया पर शेयर करके पब्लिक को सोशल इश्यूज़ के बारे में एजुकेट करते हैं। एग्जाम्पल्स, एक स्टडी में रिसर्चर्स ने फैमिली फोटोग्राफ्स का यूज़ किया विमेन के चेंजिंग रोल्स को एनालाइज करने के लिए, जो जेंडर डायनामिक्स को समझने में मदद करता है। वीडियोस जो कम्युनिटी प्रोटेस्ट्स को दिखत हैं, सोशल मूवमेंट्स के मोटिवेशंस और चैलेंजेस को रिवील करते हैं। चैलेंजेस 1. सब्जेक्टिविटी विजुअल्स के मीनिंग सब्जेक्टिव होते हैं और डिफरेंट व्यूअर के लिए अलग हो सकते हैं, इसलिए इंटरप्रिटेशन में कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। 2. एथिकल कंसर्न्स प्रिवेसी, कॉन्सेंट और सेंसिटिव कंटेंट का मिसयूज एक चैलेंज है। रिसर्चर्स को एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए। 3. टेक्निकल स्किल्स विजुअल डेटा कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए कैमरा स्किल्स या सॉफ्टवेयर नॉलेज चाहिए। 4. टाइम कंज्यूमिंग विजुअल एनालिसिस में टाइम लगता है कंपेयर्ड टू टेक्सचुअल डेटा। कंक्लूजन विजुअल सोशियोलॉजी सोशल एनालिसिस के लिए एक पावरफुल टूल है, जो सोशल लाइफ को विजुअल्स के थ्रू एक्सप्लोर करता है। ये रिच डेटा, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन और एंगेजिंग इंसाइट्स देता है, जो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी से अलग है। जून 2025 के एग्जाम के लिए विजुअल सोशियोलॉजी का सिग्निफिकेंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोर्स का पार्ट है और सोशल रिसर्च के लिए प्रैक्टिकल है। Question 5. What do you understand by the term reflexivity in visual ethnography? Appeared in December 2022, December 2024. Answer. Reflexivity क्या है विजुअल एथनोग्राफी में? रिफ्लेक्सिविटी एक कॉन्सेप्ट है जो एथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर के रोल, बायसेस और इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करने के बारे में है। विजुअल एथनोग्राफी में, जहां फोटोज, फिल्म्स या वीडियोस यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिविटी और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विजुअल्स रिसर्चर के सब्जेक्टिव चॉइसेस जैसे कैमरा एंगल या एडिटिंग से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है रिसर्चर का अपने इम्पैक्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना, ताकि रिसर्च ऑथेंटिक और फेयर रहे। रिफ्लेक्सिविटी का मीनिंग रिफ्लेक्सिविटी में रिसर्चर अपने आप से सवाल करता है, मैं आज रिसर्च को कैसे अफेक्ट कर रहा हूँ। एथनोग्राफी में रिसर्चर कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होता है और उसका प्रेजेंस, क्वेश्चंस या विजुअल चॉइसेस डेटा को शेप कर सकते हैं। विजुअल एथनोग्राफी में ये और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि विजुअल्स जैसे एक फोटो का फ्रेमिंग या एक वीडियो का नैरेटिव रिसर्चर के पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फोटो जो एक सैड इवेंट को दिखाता है, उसका एंगल या लाइटिंग रिसर्चर के इमोशंस को भी दिखा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी विजुअल एथनोग्राफी में की रोल प्ले करता है, क्योंकि ये रिसर्च को ट्रांसपेरेंट और एथिकल बनाता है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। 1. एक्नॉलेजिंग बायस रिफ्लेक्सिविटी रिसर्चर को अपने कल्चरल, सोशल या पर्सनल बायसेस को पहचान देता है, जो रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाता है। 2. ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन ये इंश्योर करता है कि विजुअल्स कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करें, ना कि सिर्फ रिसर्चर के व्यूज़ को। 3. पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्सिविटी पार्टिसिपेंट्स के वॉइसेस को प्रायोरिटाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर जनरेटेड फोटोज या वीडियोज से कम्युनिटी अपनी स्टोरी खुद बता सकती है। 4. एथिकल रिसर्च रिफ्लेक्सिविटी एथिकल प्रैक्टिसेस जैसे कॉन्सेंट और प्रिवेसी रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है। 5. रिच डेटा इंटरप्रिटेशन रिफ्लेक्सिविटी से रिसर्चर्स विजुअल डेटा के कॉन्ट्रडिक्शंस या कम्प्लेक्सिटीज को बेटर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स, एक स्टडी में रिसर्चर ने एक कम्युनिटी के डेली लाइफ का वीडियो बनाया, लेकिन रिफ्लेक्सिविटी के थ्रू उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका एडिटिंग उनके अर्बन बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस था। उन्होंने कम्युनिटी मेंबर्स से फीडबैक लेकर वीडियो को रिवाइज किया। फोटो एलिसिटेशन में, जब पार्टिसिपेंट्स फोटोज़ के थ्रू अपनी स्टोरीज बताते हैं, रिसर्चर अपने असम्पशंस को चेक करता है ताकि पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव डोमिनेट करे। हाउ इट वर्क्स इन विजुअल एथनोग्राफी
विजुअल एथनोग्राफी में रिफ्लेक्सिविटी प्रैक्टिकल तरीक से अप्लाई होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिसर्चर अपने बायसेस और चॉइसेस जैसे क्या फिल्म करना है या क्या एडिट आउट करना है को डॉक्यूमेंट करता है। कम्युनिटी फीडबैक, रिसर्चर कम्युनिटी से फीडबैक लेता है ताकि विजुअल्स उनके ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन को रिफ्लेक्ट करें। ट्रांसपेरेंसी, रिसर्च रिपोर्ट्स में रिसर्चर अपना रोल क्लियरली मेंशन करता है जो क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। चैलेंजेस: 1. ओवर एनालिसिस, ज़्यादा रिफ्लेक्सिविटी से रिसर्चर अपने रोल पर इतना फोकस कर सकता है कि एक्चुअल डेटा का एनालिसिस कम हो जाए। 2. सब्जेक्टिविटी, विजुअल्स ऑलरेडी सब्जेक्टिव होते हैं और रिफ्लेक्सिविटी इस सब्जेक्टिविटी को और कॉम्प्लेक्स कर सकता है। 3. टाइम कंज्यूमिंग, रिफ्लेक्सिविटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट और टाइम चाहिए जो फील्ड वर्क में चैलेंजिंग हो सकता है। कंक्लूजन: रिफ्लेक्सिविटी विजुअल एथनोग्राफी में एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो रिसर्चर को अपने इन्फ्लुएंस को समझने और कंट्रोल करने में मदद करता है। ये रिसर्च को एथिकल, इंक्लूसिव और ऑथेंटिक बनाता है। जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट समझ जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विजुअल रिसर्च के क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी से कनेक्टेड है। Question 6. What is photoelicitation? Explain its use in sociological research. Appeared in June 2023, December 2024. Answer. Photoelicitation क्या है? Photoelicitation एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ होता है। इसमें रिसर्चर्स फोटोग्राफ्स का यूज़ करते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशंस के लिए ताकि उनके एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को समझा जाए। ये फोटोज़ या टू रिसर्चर प्रोवाइड करता है या पार्टिसिपेंट्स खुद लेते हैं। फोटोएलिसिटेशन ट्रेडिशनल इंटरव्यूज से अलग है क्योंकि विजुअल्स पार्टिसिपेंट्स के लिए एक टैंजिबल रेफरेंस देते हैं जो उन्हें अपनी बात कहने में मदद करता है। फोटोएलिसिटेशन का मीनिंग: फोटोएलिसिटेशन में फ़ोटोज़ को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है जो कॉन्वर्सेशन को स्पार्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर एक पार्टिसिपेंट को एक ओल्ड फैमिली फ़ोटो दिखाता है और उससे उसकी मेमोरीज या फैमिली डायनामिक्स के बारे में सवाल पूछता है। ये मेथड पार्टिसिपेंट्स के सब्जेक्टिव मीनिंग्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स को समझने का पावरफुल तरीका है। फोटोज़ इमोशंस और मेमोरीज को ट्रिगर करते हैं जो डीप इंसाइट्स देते हैं। यूज़ इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च: फोटोएलिसिटेशन सोशियोलॉजिकल रिसर्च में बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये रिच और पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है। इसके कुछ की यूजर्स हैं। 1. डीप इंसाइट्स, फोटोज़ पार्टिसिपेंट्स के इमोशनल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अनकवर करते हैं जो वर्बल इंटरव्यूज़ में शायद ना आएं। फॉर एग्जाम्पल, एक फ़ोटो से कोई अपनी चाइल्डहुड या कम्युनिटी के ट्रेडिशंस के बारे में बात कर सकता है। 2. पार्टिसिपेंट एम्पावरमेंट, ये मेथड पार्टिसिपेंट्स को अपनी स्टोरीज शेयर करने का कंट्रोल देता है जो रिसर्च को इंक्लूसिव बनाता है। 3. कल्चरल एनालिसिस, फोटोज़ कल्चरल प्रैक्टिसेस, सोशल नॉर्म्स और आइडेंटिटीज़ को कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी के फेस्टिवल की फ़ोटोज़ से उनके वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस समझ आते हैं। 4. ब्रेकिंग बैरियर्स, विजुअल्स लैंग्वेज बैरियर्स या शाई पार्टिसिपेंट्स के साथ कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं क्योंकि फ़ोटोज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम करते हैं। 5. रिच डेटा, फोटोज़ और वर्बल डिस्कशंस का कॉम्बिनेशन रिसर्च को ज़्यादा न्यूआंस्ड और एंगेजिंग बनाता है। एग्जाम्पल्स: एक स्टडी में रिसर्चर्स ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जैसे रेफ्यूजीज़ के साथ फोटोएलिसिटेशन यूज़ किया। पार्टिसिपेंट्स ने अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को फ़ोटोज़ के थ्रू दिखाया जो उनके स्ट्रगल्स को समझने में मदद करता है। फैमिली फ़ोटोज़ का यूज़ करके रिसर्चर्स ने विमेन के सोशल रोल्स और फैमिली डायनामिक्स को एक्सप्लोर किया जो सोसाइटल चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। हाउ इट वर्क्स: फोटोएलिसिटेशन में रिसर्चर स्टेप्स फॉलो करता है। 1. फ़ोटो सिलेक्शन, रिसर्चर या पार्टिसिपेंट्स फ़ोटोज़ चूज़ करते हैं जो रेलेवेंट हैं। 2. डिस्कशन, फोटोज़ के थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे ये फ़ोटो आपको क्या याद दिलाती है। 3. एनालिसिस, पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्सेज और फोटोज़ के विजुअल एलिमेंट्स को एनालाइज किया जाता है। चैलेंजेस: 1. सब्जेक्टिविटी, फोटोज़ के मीनिंग सब्जेक्टिव होते हैं और डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स या रिसर्चर्स के लिए अलग हो सकते हैं। 2. एथिकल कंसर्न्स, फोटोज़ में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है इसलिए कॉन्सेंट और प्रिवेसी ज़रूरी है। 3. टाइम कंज्यूमिंग, फोटोएलिसिटेशन इंटरव्यूज़ और एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर्ड टू रेगुलर इंटरव्यूज़। कंक्लूजन: फोटोएलिसिटेशन सोशियोलॉजिकल रिसर्च में एक वैल्यूएबल मेथड है जो विजुअल्स के थ्रू पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंसेस को समझने में मदद करता है। ये इंक्लूसिव, एंगेजिंग और कल्चरली सेंसिटिव डेटा देता है।
जून 2025 के एग्जाम के लिए फोटो एलिसिटेशन का कॉन्सेप्ट समझ जाना जरूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल और एग्जाम फ्रेंडली टॉपिक है। Question 7. Discuss the ethical considerations in visual ethnographic research. Appeared in June 2024, December 2022. Answer. Visual ethnographic research में ethical considerations क्या होते हैं? Visual ethnography एक मेथड है जिसमें फोटोग्राफ्स, फिल्म्स, वीडियोज़ और डिजिटल मीडिया का यूज़ किया जाता है कल्चर्स और कम्युनिटीज़ को स्टडी करने के लिए। लेकिन इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और पर्सनल विजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए एथिकल कंसिडरेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। एथिकल कंसिडरेशंस का मतलब है रिसर्च को ऐसे करना कि पार्टिसिपेंट्स के राइट्स, डिग्निटी और प्राइवेसी का रिस्पेक्ट हो। कि एथिकल कंसिडरेशंस 1. इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का मतलब है पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च के पर्पस, प्रोसेस और पॉसिबल इम्पैक्ट्स के बारे में क्लियरली बताना और उनकी परमिशन लेना। विजुअल एथनोग्राफी में फोटोज़ या वीडियोज़ से पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, इसलिए उनका कॉन्सेंट लेना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फिल्म बनाई जा रही है तो पार्टिसिपेंट्स को ये जानना चाहिए कि ये कहाँ शो होगी। 2. प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी का ख्याल रखना ज़रूरी है। विजुअल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पर्सनल रिचुअल्स या प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। रिसर्चर्स को इंश्योर करना चाहिए कि ये डेटा सेफ रहे और बिना परमिशन के शेयर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फ़ोटो में किसी का फेस दिखाया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लरिंग यूज़ किया जा सकता है। 3. रिप्रेजेंटेशन एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। विजुअल्स कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन को शेप करते हैं। रिसर्चर्स को केयरफुल होना चाहिए कि विजुअल्स से कम्युनिटी का स्टेरियोटिपिकल या नेगेटिव पोर्ट्रेयल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म जो एक ट्राइबल कम्युनिटी को दिखाती है उसमें उनके ऑथेंटिक कल्चर को हाईलाइट करना चाहिए, ना कि एक्सोटिक स्टेरियोटाइप्स। 4. पावर डायनामिक्स। रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स के बीच पावर इम्बैलेंस हो सकता है क्योंकि रिसर्चर डेटा कलेक्शन और प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सिविटी के थ्रू रिसर्चर अपने इन्फ्लुएंस को चेक करता है ताकि पार्टिसिपेंट्स की आवाज़ सुनी जाए। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट्स को विजुअल्स बनाने या एडिट करने में इन्वॉल्व किया जा सकता है। 5. कल्चरल सेंसिटिविटी। हर कम्युनिटी के अपने कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं। रिसर्चर्स को इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कल्चर्स में फोटोग्राफी या फिल्मिंग टैबू हो सकता है और रिसर्चर्स को इससे अवॉइड करना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने एक इंडिजिनस कम्युनिटी के रिचुअल्स का वीडियो बनाया। उन्होंने पहले कम्युनिटी लीडर्स से कॉन्सेंट लिया और सेंसिटिव रिचुअल्स को फिल्म ना करने का फैसला किया। फोटो एलिसिटेशन में रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स की फ़ोटोज़ को पब्लिक शेयर करने से पहले उनकी परमिशन ली और पर्सनल डिटेल्स एनोनिमाइज्ड किए। वाई एथिक्स मैटर। एथिकल कंसिडरेशंस रिसर्च की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ाते हैं। अगर पार्टिसिपेंट्स के राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता तो रिसर्च हार्मफुल हो सकता है, जैसे कम्युनिटी का मिसरिप्रेजेंटेशन या प्राइवेसी वायलेशन। एथिकल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को एम्पावर करता है और सोशल साइंसेस के वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता है। चैलेंजेस। 1. बैलेंसिंग एथिक्स एंड गोल्स। कभी कभी एथिकल रिक्वायरमेंट्स जैसे एनोनिमिटी रिसर्च के विजुअल इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। 2. ग्लोबल रीच। ऑनलाइन शेयर्ड विजुअल्स ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं जिससे प्राइवेसी ब्रीचेस का रिस्क बढ़ जाता है। 3. सब्जेक्टिव डिसीजंस। एथिकल चॉइसेस कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मुश्किल हो सकता है। कंक्लूजन। एथिकल कंसिडरेशंस विजुअल एथनोग्राफिक रिसर्च का पार्ट हैं क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स के राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, प्राइवेसी, रिप्रेजेंटेशन, पावर डायनामिक्स और कल्चरल सेंसिटिविटी रिसर्च को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। जून 2025 के एग्जाम के लिए एथिक्स का टॉपिक ज़रूरी है क्योंकि ये विजुअल रिसर्च के प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स से कनेक्टेड है। Question 8. What is symbolic interactionism? How is it relevant to visual sociology? Appeared in December 2023. Answer. Symbolic interactionism क्या है? Symbolic interactionism एक सोशियोलॉजिकल थियरी है जो कहती है कि लोग अपने सोशल इंटरैक्शंस के थ्रू सिंबल्स और उनके मीनिंग्स के बेसिस पर दुनिया को समझते हैं। ये थियरी विजुअल सोशियोलॉजी के लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि विजुअल्स जैसे फोटोग्राफ्स, फिल्म्स या एडवर्टिजमेंट्स भी सिंबल्स के रूप में काम करते हैं और उनके मीनिंग्स लोगों के इंटरप्रिटेशंस पर डिपेंड करते हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का मीनिंग। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म 3 में प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। 1. मीनिंग। लोग चीज़ों को उनके मीनिंग्स के बेसिस पर रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली फ़ोटो किसी के लिए लव का सिंबल हो सकता है और किसी के लिए लॉस का। 2. इंटरैक्शन।
मीनिंग सोशल इंटरैक्शंस के थ्रू डेवलप और चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप में फोटो के बारे में बात करने से उसका मीनिंग बदल सकता है। 3. इंटरप्रिटेशन। लोग अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मीनिंग्स को इंटरप्रेट और रिफाइन करते हैं। ये थियरी कहती है कि सोशल रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, बल्कि लोगों के सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से बनती है। विजुअल सोशियोलॉजी में ये थियरी विजुअल्स के मीनिंग्स को समझने में मदद करता है। रेलेवेंस टू विजुअल सोशियोलॉजी। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म विजुअल सोशियोलॉजी के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये विजुअल्स को सिंबल्स के रूप में देखता है और उनके सोशल मीनिंग्स को एनालाइज करता है। इसके कुछ की कनेक्शंस हैं। 1. विजुअल्स एज सिंबल्स। फोटोज, फिल्म्स या एड सिंबल्स होते हैं जो कल्चरल या सोशल मीनिंग्स कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एडवर्टिजमेंट का पोस्टर लग्जरी या स्टेटस का सिंबल हो सकता है। 2. सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। विजुअल्स के मीनिंग्स हर व्यूअर के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोटेस्ट की फोटो किसी के लिए रेजिस्टेंस दिखाती है और किसी के लिए केओस। 3. फोटो एलिसिटेशन। फोटो एलिसिटेशन मेथड सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से कनेक्टेड है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स फोटोज के थ्रू अपने मीनिंग्स शेयर करते हैं, जो सोशल इंटरैक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है। 4. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये थियरी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स को समझने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिलीजियस रिचुअल का वीडियो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए अलग मीनिंग्स रख सकता है। 5. रिफ्लेक्सिविटी। रिसर्चर्स अपने इंटरप्रिटेशंस को चेक करते हैं, जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के फोकस ऑन सब्जेक्टिविटी से अलाइन करता है। एग्जाम्पल्स। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने एडवर्टिजमेंट्स के विजुअल्स का यूज़ किया कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए। एड्स के सिंबल्स जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, स्टेटस और आइडेंटिटी के मीनिंग्स कन्वे करते हैं। फोटो एलिसिटेशन में पार्टिसिपेंट्स ने कम्युनिटी फोटोज के थ्रू अपने सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बताया, जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के प्रिंसिपल्स दिखाता है। बेनिफिट्स इन विजुअल सोशियोलॉजी। डीप इंसाइट्स। ये थियरी विजुअल्स के कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स को अनकवर करता है। ह्यूमन सेंट्रिक। ये इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज करता है। डायनामिक एनालिसिस। ये इवॉल्विंग सोशल मीनिंग्स को ट्रैक करता है। चैलेंजेस। 1. सब्जेक्टिविटी। ज़्यादा फोकस ऑन सब्जेक्टिव मीनिंग से डेटा इंटरप्रिटेशन में कंसिस्टेंसी कम हो सकती है। 2. माइक्रो लेवल फोकस। ये थियरी छोटे इंटरैक्शंस पर फोकस करता है, इसलिए बड़े सोशल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने में लिमिटेड हो सकता है। 3. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। विजुअल्स के मल्टीपल मीनिंग्स को एनालाइज करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। कंक्लूजन। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म विजुअल सोशियोलॉजी के लिए एक इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जो विजुअल्स के सिंबॉलिक मीनिंग्स को समझने में मदद करता है। ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स को हाईलाइट करता है, जो विजुअल रिसर्च के लिए ज़रूरी है। जून 2025 के एग्जाम के लिए सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का बेसिक अंडरस्टैंडिंग एग्जाम फ्रेंडली है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए यूजफुल है। Question 9. Discuss the contributions of Margaret Mead to visual anthropology. Appeared in June 2022. Answer. मार्गरेट मीड कौन थी और उन्होंने विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया? मार्गरेट मीड एक फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जिन्होंने 20th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजी और विजुअल स्टडीज़ में रेवोल्यूशनरी काम किया। उन्होंने विजुअल मेथड्स जैसे फोटोग्राफी और फिल्म्स का यूज़ किया कल्चर्स को डॉक्यूमेंट और एनालाइज करने के लिए, जो विजुअल एंथ्रोपोलॉजी को एक एस्टैब्लिश्ड फील्ड बनाने में मदद करता है। उनका काम आज भी स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए इंस्पिरेशनल है। मार्गरेट मीड के कॉन्ट्रीब्यूशंस। 1. पायनियरिंग विजुअल मेथड्स। मार्गरेट मीड ने एंथ्रोपोलॉजी में फोटोग्राफी और फिल्म्स का यूज़ शुरू किया कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। उन्होंने अपने कोलैबोरेटर ग्रेगरी बेटसन के साथ बाली और न्यू गिनी में फील्ड वर्क किया, जहां उन्होंने हज़ारों फोटोग्राफ्स और आवर्स ऑफ फिल्म फुटेज कलेक्ट किए। ये विजुअल्स एथनोग्राफिक डेटा के रूप में यूज़ हुए। 2. बालिनीज़ कल्चर स्टडी। 1930 में मीड और बेटसन ने बाली में फील्ड वर्क किया, जहां उन्होंने बालिनीज़ कल्चर के रिचुअल्स, डांसर्स और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस को विजुअली डॉक्यूमेंटेड किया। उनकी बुक बालिनीज़ कैरेक्टर अ फोटोग्राफिक एनालिसिस 1942 में फोटोग्राफ्स का यूज़ कल्चरल एनालिसिस के लिए किया गया, जो विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में एक लैंडमार्क था। ये स्टडी दिखाती है कि विजुअल्स रिटन डिस्क्रिप्शन से ज़्यादा न्यूआंस्ड इनसाइट्स दे सकते हैं। 3. एथनोग्राफिक फिल्म्स। मीड ने एथनोग्राफिक फिल्म्स के डेवलपमेंट में भी योगदान दिया। उनकी फिल्म ट्रांस एंड डांस इन बाली 1952 बालिनीज़ रिचुअल्स को दिखाती है और विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में क्लासिक एग्जाम्पल है। ये फिल्म कल्चरल प्रैक्टिसेस को विविडली प्रेजेंट करती है। 4. एडवोकेसी फॉर विजुअल एंथ्रोपोलॉजी।
मीड ने विजुअल मेथड्स को एंथ्रोपोलॉजी में मेनस्ट्रीम बनाने के लिए काम किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि विजुअल्स कल्चरल कम्प्लेक्सिटीज़ को कैप्चर करने का यूनिक तरीका है जो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हो सकता। उनकी राइटिंग्स और लेक्चर्स ने विजुअल एंथ्रोपोलॉजी को एकेडमिक क्रेडिबिलिटी दी। 5. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मीड का काम एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को विजुअल स्टडीज़ के साथ इंटीग्रेट करता है। उन्होंने विजुअल्स का यूज़ ह्यूमन बिहेवियर और कल्चरल पैटर्न्स को समझने के लिए किया, जो विजुअल सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट होता है। इम्पैक्ट ऑफ लेगेसी। इंस्पिरेशन। मीड का काम मॉडर्न विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी मेथडोलॉजी जैसे फोटो एनालिसिस और फिल्म मेकिंग आज भी यूज़ होती है। एजुकेशनल वैल्यू। उनकी फिल्म्स और फोटोग्राफ्स एंथ्रोपोलॉजी टीचिंग के लिए यूज़ होती हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। एथिकल प्रैक्टिसेस। मीड ने फील्ड वर्क में कम्युनिटी रिस्पेक्ट और कोलैबोरेशन को एम्फसाइज किया, जो एथिकल रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स। बालिनीज कैरेक्टर बुक में मीड ने फोटोग्राफ्स का यूज़ किया बालिनीज चाइल्ड बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, जो कल्चरल डिफरेंसेस को दिखाता है। ट्रांस एंड डांस इन बाली फिल्म स्पिरिचुअल रिचुअल्स को कैप्चर करती है, जो एंथ्रोपोलॉजी क्लासेस में पॉपुलर है। चैलेंजेस एंड क्रिटिक्स। 1. सब्जेक्टिविटी। क्रिटिक्स ने कहा कि मीड के विजुअल्स में उनका सब्जेक्टिव बायस हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से डेटा प्रेजेंट किया। 2. कॉलोनियल लेंस। कुछ लोगों ने उनके अर्ली वर्क को कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट से देखा, क्योंकि वो नॉन वेस्टर्न कल्चर्स को वेस्टर्न ऑडियंसेस के लिए प्रेजेंट करती थी। 3. टेक्निकल लिमिटेशंस। उस टाइम के इक्विपमेंट लिमिटेड, जो विजुअल्स की क्वालिटी पर असर डालता था। कंक्लूजन। मार्गरेट मीड ने विजुअल एंथ्रोपोलॉजी को फोटोग्राफी, फिल्म्स और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के थ्रू एक नई पहचान दी। उनका काम विजुअल मेथड्स के हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए मीड के कॉन्ट्रीब्यूशंस का ओवरव्यू समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये विजुअल एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडेशन से कनेक्टेड है। फाइनल नोट्स फॉर जून 2025 एग्ज़ाम। Why these 9 questions are enough? ये क्वेश्चन सिलेबस के कोर थीम्स, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एथनोग्राफिक मेथड्स, एथिक्स और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स को कवर करते हैं। प्रीवियस पेपर्स जून 2022 टू दिसंबर 2024 के पैटर्न्स से ये क्लियर है कि ये टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, इसलिए जून 2025 के लिए रेलेवेंट हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। को 5 क्वेश्चंस 1 to 5 इन्हें पहले थरली प्रिपेयर करो, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वेटेज हैं। एथनोग्राफी, फिल्म्स, फोटोग्राफी, हाइपरमीडिया, विजुअल सोशियोलॉजी, रिफ्लेक्सिविटी। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस 6 to 7 फोटो एलिसिटेशन और एथिकल कंसिडरेशंस शॉर्ट आंसर या मीडियम लेंथ क्वेश्चंस के लिए आइडियल हैं, इन्हें नेक्स्ट प्रायोरिटी दो। लास्ट 2 क्वेश्चंस 8 to 9 सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और मार्गरेट मीड के क्वेश्चंस थियोरेटिकल और हिस्टोरिकल फोकस देते हैं, इन्हें क्विक रिविजन के लिए रखो। टाइम सेविंग टिप। हर क्वेश्चन के की पॉइंट्स, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस को बुलेट पॉइंट्स में लिखकर मेमोराइज करो। एग्जाम्पल्स जैसे सारा पिंक, मार्गरेट मीड, जेरल्डीन फॉर्ब्स मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। एग्जाम पैटर्न। इग्नू एग्जाम्स में टिपिकली 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें लॉन्ग आंसर 20 मार्क्स, मीडियम लेंथ 10 मार्क्स और शॉर्ट आंसर 5 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। ये 9 क्वेश्चंस सभी टाइप्स के लिए प्रिपेयर करते हैं।